तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई तुम ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो, 28 पैसे के लिए किसान की कुर्की निकाल रहे हो। तो एक देश में जहां एक गरीब किसान का 28 पैसे के लिए दिवाला बैंक निकाल सकता है और उसके लिए कोर्ट को कहना पड़ता है, तो वहां एक इंडस्ट्रीज के पास 1,73,000 करोड़ रुपए यानी 2,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे दे दिया। तो इस देश में एक सीमा होनी चाहिए कर्ज की। ये देश की आज की जरूरत है कि ये तय किया जाए कि किसी भी इंडस्ट्रीज को 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर कर्ज कोई बैंक देता है तो उसकी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए कि ये इस कर्ज का इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा। ये सीवीसी किस लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, ये संविधान किस लिए है, ये सारी निगरानी संस्थाएं किस लिए है। एक आदमी ने 2,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया और वो कर्ज लिए जा रहे हैं और आप माफ किए जा रहे हो, देता है नहीं वो, और कहते हो जी ये बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज कुछ ख़ास बिंदुओं पर, ख़ास विषयों पर बात कर रहे हैं रविंद्र कुमार जी से, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं और ऐसी बातें जिसको आप पसंद भी करते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वक्त से पहले बहुत कुछ बता देते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। अभी इस वक्त एक दिल्ली से जो एक बड़ी खबर है जिस पर चर्चा हो रही है वो ये कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी उनके 40 एमएलएस को 20-20 करोड़ में खरीदने का ऑफर कर रही है। और इसका मतलब यह है कि 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं बीजेपी के पास ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। उसके अलावा अडानी के बारे में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो ये खबर है कि एनडीटीवी में 26% शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि शायद अडानी के कारोबार में कहीं कुछ गिरावट है, कोई ऐसा कुछ हाल बनने वाला है कि शायद जिसकी उम्मीद देश नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि गोदी मीडिया के जमाने में जब एनडीटीवी पर अडानी का अगर हुक्म चलेगा तो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का क्या होगा। खासतौर पर रवीश कुमार जिस तरह से खुल करके अपनी बात रखते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि रवीश कुमार ने एक तरह से मजबूत अपोजिशन का काम किया है। हालांकि वो पत्रकारिता में ये कहते हैं कि मुझे सवाल करने का हक है और सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए। उनके प्रोग्राम्स में बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई नेता नहीं जाता। इसके अलावा गांधी समाधि पर बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के एमएलएज वहां पहुंचे और उसके कुछ ही देर बाद बीजेपी के लोगों ने वहां गंगा जल से उसको पाक करने का दावा किया है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये आम आदमी पार्टी का जो इल्जाम है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है सरकारें गिराने का, भी हाल में हमने महाराष्ट्र में देखा, उससे पहले कई राज्यों में देख लिया। अब बीजेपी की कोशिश दिल्ली में सरकार गिराने की है जैसा कि इल्जाम लगाया गया। आप इस इल्जाम को कैसे देख रहे हैं? एक बात आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो है दुनिया का एक अजूबा है। आपने पढ़ा होगा, कहानी आती है कि जब कुदरत बनी और बहुत सारी सब चीजें बन गई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बाकी बच गई। जब बाकी बच गई तो ईश्वर ने सोचा कि अब इनका क्या इस्तेमाल करें। तो उन्होंने उनको जोड़ तोड़ कर एक जानवर बनाया जिसे बोलते हैं ऊंट। तो ऊंट जो है बड़ा बेढप जानवर होता है। जोड़ तोड़ करके बनाया गया, जोड़ तोड़ करके। अच्छा। और इसीलिए ऊंट के बारे में कहा जाता है किस करवट बैठेगा ये नहीं पता। अब जो आम आदमी पार्टी है, आप ये समझ लीजिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति का ऊंट है। अच्छा। ये विचित्र पार्टी है। अच्छा। इसके बारे में कोई लॉजिक और नियम नहीं लगता। आप देखिए, गांधी का इस्तेमाल जितना अरविंद केजरीवाल ने निरोध की तरह किया है, मैं कंडोम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि गांधी का इस्तेमाल निरोध की तरह अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब वो आंदोलन चला तो गांधी टोपी पहन ली, सारे गांधीवादी बन गए, तिरंगा झंडा ले लिया, सबने लिख लिया अन्ना, और अन्ना के बारे में कहा दूसरा गांधी, और अन्ना के आंदोलन को कहा कि देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। और उस लड़ाई का मकसद क्या था जी? लोक जलपाल लाना। और जब लोकपाल बिल आ गया तो आप देखिए 8 साल से अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल का नाम नहीं लिया।
यानी कि पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को 2.5 साल तक ये लोग अपनी उंगलियों पर नचाते रहे कि लोकपाल आएगा तो देश में स्वर्ग आ जाएगा, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब लोकपाल जी जो है चूतड़ ऊपर किए हुए अपने जो बिल्डिंग है INA पे वहां बैठे हुए हैं, उनका एक भी फैसला नहीं आया कि लोकपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम किया हो। यानी कि जिस काम के लिए, जिस फ्रॉड के लिए अन्ना ने, अरविंद केजरीवाल ने, उसके साथियों ने और आपने जो षड्यंत्र देश के साथ किया, वो एक ऐसी चीज है जो एक फर्जी चीज है। तो आम आदमी पार्टी को समझिए, गांधी का इस्तेमाल ये सत्ता के लिए करते हैं, और जब सत्ता आ जाती है तो क्या करते हैं, कहते हैं गांधी जी को बाहर चौराहे पे बैठा दो, और उसकी जगह उन्होंने फोटो किसकी लगा दी, पंजाब में फोटो लगेगी भगत सिंह की। भगत सिंह हमारे आदरणीय श्रद्धेय हैं, हम उन दूसरी फोटो उन्होंने लगा दी अम्बेडकर की, वो भी चलिए एक देश के निर्माता है। लेकिन गांधी का दर्जा, मैं दर्जे की बात कर रहा हूँ, गांधी का दर्जा शहीद भगत सिंह और अंबेडकर से ज्यादा है, इसीलिए गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। अब जब इनके चूतड़ों में लात पड़ी, अब लगता है कि जेल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल, तो जाकर कहां बैठ गए, गांधी जी की समाधि पे। अरे भाई, गांधी जी का इस्तेमाल निरोध की तरह करते हो, बाकी समय ऐश करते हो, और फिर कहते हो जी हम गांधीवादी हैं। यानी ये एक ऐसी पार्टी है, अगर इसका संविधान पढ़ेंगे तो इस पूरी पार्टी के संविधान में कोई राजनीतिक मूल्य नहीं है, इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। इनकी एक राजनीतिक विचारधारा है। जब ये रेलवे भवन पे बैठे थे 26 जनवरी से पहले, गणतंत्र दिवस के समारोह से पहले, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं अराजकतावादी हूं, आई एम अनार्किस्ट। और अनार्किस्ट का मतलब होता है मैं सारी व्यवस्था को ध्वस्त करूंगा, मेरी किसी मूल्यों में आस्था नहीं है। और आज भी मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की आस्था सिर्फ एक ही मूल्य में है कि किसी तरह सत्या से जोक की तरह चिपटे रहो। शराब का पूरा राजनीतिक दर्शन गांधी जी के सिद्धांतों में अगर हम कहें तो गांधी जी ने अपने समय में कहा था अगर मुझे एक दिन के लिए हिंदुस्तान का डिक्टेटर बना दिया जाए, एक दिन के लिए हिंदुस्तान का डिक्टेटर बना दिया जाए, तो मैं हिंदुस्तान में शराब बंदी कर दूंगा, हर नशे पे रोक लगा दूंगा। और ये गांधी के ऐसे भक्त हैं, गांधी की समाधि में बैठकर किस बात की अपनी वो कर रहे हैं कि जी हम शराब बेच रहे थे, हमें शराब बेचने से रोका जा रहा है, इसलिए हम गांधी जी की समाधि पे आ गए। गांधी जी सोच रहे होंगे कि गांधी जी हमेशा कहते थे शराब आपके लिए हानिकारक है, तो गांधी भविष्य वक्ता थे, उन्होंने आपका मतलब मेरे और आपसे नहीं था, आप APP ये आप पार्टी जो है इसके लिए हानिकारक है, ये गांधी जी ने जब कहा था आजादी के आंदोलन के दौरान। तो आप समझिए ये गांधी जी का इस्तेमाल करने वाले सारे पाखंडी हैं। इनकी जगह जो है अगर कहीं है, दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल में आज फिर दोबारा घोषणा कर रहा हूं कि एक दिन मिलेगा तो तिहाड़ में एक ही बैरक में मिलेगा, एक ही जेल में मिलेगा, क्योंकि शराब के नाम पर इन्होंने जो घोटाला किया है वो इतना बड़ा घोटाला है कि जैसे ही उसकी जांच खुलेगी इनके सारे के सारे मंसूबे जो धरे रह जाएंगे। अरे साहब, आम आदमी पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि हमने तो रेवेन्यू बहुत बढ़ा दिया शराब के, जो नई पॉलिसी हम लाए। अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो वैश्यावृत्ति को कहो जी, हाँ हम वैश्यावृत्ति को हम कहते हैं जी लागू होनी चाहिए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, तो लौंडेबाजी को बढ़ा दो, उस पर टैक्स लगा दो, कहो जी लौंडेबाजी करो, रांडबाजी करो, सारे बुरे कर्म करो, जुआ खेलो, रेवेन्यू बढ़ाओ, और कहो देखो जी हमने क्या सुधार कर दिया। अरे सरकार का मतलब होता है लोगों के जीवन को सुखी, सफल और सरल बनाना। ये नहीं होता कि रेवेन्यू के लिए आप जो है सारे दुष्कर्म करो। गुंडों और आप में क्या अंतर है? फिर तो दाऊद इब्राहिम को देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, और उसका सारा जो लोग है वो देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, और संसद में दाऊद इब्राहिम के और सारे गिरोह के लोग होने चाहिए, और पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, संविधान को जो है रद्दी में रख देना चाहिए। कहना चाहिए कि गुंडे सबसे अच्छी तरह चलाते हैं, क्योंकि भाई का हुक्म जो होता है सारा जो है हर चीज बदल देता है, और वो पैसा कमाते हैं। तो अगर आप वाले सोचते हैं कि हम गुंडे हैं, हम दाऊद इब्राहिम हैं, हम बदमाश हैं, हम गिरोहबाजी वाले हैं, तो मैं आज फिर कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का संविधान अगर आप पढ़ोगे तो ये पार्टी सिर्फ एक आदमी की पार्टी है, वो है पार्टी का कन्वीनर जो कि अरविंद केजरीवाल है। पूरी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है, 3 पदाधिकारी हैं। एक है कन्वीनर, एक है उसका सचिव, एक है उसका ट्रेजरर। ना आप कन्वीनर का नाम के अलावा ना तो आप सेक्रेटरी का नाम जानते हो, ना ट्रेजरर का नाम जानते हो। पूरी पार्टी का कोई ढांचा ही नहीं है, ये गिरोह है, गिरोह। दाऊद इब्राहिम का गिरोह अगर कोई है हिंदुस्तान की राजनीति में तो अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी का संविधान। अरे साहब, उन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, कहते हैं पूरे देश में क्या दुनिया में हमारे डंके पिट रहे हैं। आपने ऐसी बात की है कि दिल्ली में एक पागल खाना है जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, शाहदरा में होता था, उसको अब संवैधानिक तरह से दर्जा दे दिया। वहाँ पागलों के फर्जी जो है सर्टिफिकेट बनते हैं। अच्छा, 10-10 लाख रुपए दो, आपको घोषित कर देंगे आप पागल है। और भारत के कानून में, CRPC में,
सेक्शन 328 है जिसमें है कि पागल पे मुकदमा नहीं चल सकता। पागल मर्डर कर दे, रेप कर दे, डकैती कर दे, उसको कोर्ट कहेगी आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं क्योंकि आपको तो अकल ही नहीं है, आपको सजा देने का हक नहीं है। पूरे शादरे के पागल खाने में फर्जी सर्टिफिकेट पागलों के बनते हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी। और जांच कहां करानी चाहिए? जांच करानी चाहिए एम्स में, क्योंकि एम्स सरकारी है, भारत सरकार का है। कल केजरीवाल वहां गए थे, दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष भी गए थे। तो केजरीवाल इस घोटाले पे ही मतलब लगाने गए थे कि जो मैं कई दिन से कह रहा हूं कि फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उनमें अपराधियों के। तो ये केजरीवाल की करतूत है। तो ये तो बड़ी अच्छा वैसे पागल होने के बाद तो वो भी बैंक लोन भी माफ हो जाते होंगे, सभी चीजें हो जाती होंगी। नहीं, लोन क्या, पागल और दिवालिया उनका कोई हक ही नहीं होता। हाँ। वो वोट भी नहीं दे सकता, पागल को वोट देने का राइट नहीं है। अच्छा। पागल वोट नहीं दे सकता, पागल किसी पद पे नहीं रह सकता। हाँ, सही। इसीलिए तो सत्येंद्र जैन ने कहा, सत्येंद्र जैन ने भी ये रास्ता अपनाया कि मेरी तो याददाश्त चली गई, मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। पागल और याद उसमें क्या होता है? मैं सिजोफ्रेनिक हो गया हूँ। तो ये सर्टिफिकेट भी केजरीवाल नहीं बनवाया है। अच्छा। तो केजरीवाल दिल्ली के सारे अपराधियों का संरक्षक है। इसीलिए मैं आपसे आज फिर कह रहा हूं कि शादरे के पाल खाने में जितने सर्टिफिकेट 2022 में, 21 में, 20 में बने हैं उनकी जांच करोगे। आधे अपराधी हिंदुस्तान में कहते हैं हम पागल हैं। तो क्या आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने ज्यादा ये सर्टिफिकेट बनवाए हैं? ये फ्रॉड पार्टी है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। आम आदमी से बड़ी फ्रॉड पार्टी दुनिया में नहीं हो सकती। जी। तो ये बहरहाल देखिए क्या ये दूसरा रुख है जो जिस तरह से हमारे रविंद्र कुमार जी बता रहे हैं, अलग अलग राय हो सकती है। बहरहाल मैं उसमें आगे नहीं जाता। अभी अडानी का मामला क्या है जो एनडीटीवी में, चूंकि एनडीटीवी को अकेला चैनल एक तरह से समझा जाता है, तकरीबन अकेला बड़े चैनलों में, जो मोदी जी के कामों को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, खासतौर पर रवीश कुमार का जो प्रोग्राम है। अब अडानी के एनडीटीवी में जाने का, एनडीटीवी पर को खरीदने का, मतलब सादा जबानों में शेयर खरीदने का मतलब यह है कि मिल्कियत खरीदी जाती है, उसके शेयर होते हैं, कितने परसेंट, कितने वो जितना परसेंट उसका शेयर बढ़ जाता है उतना ही इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो ये उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। गोदी मीडिया का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, क्या कुछ है ये? सुबह मैं पापड़ खा रहा था, तो पंखा चल रहा था, पंखा चला तो पापड़ टूट गया। पापड़ टूट गया, मेरी बीवी ने कहा भाई ये क्या किया, पापड़ तोड़ दिया। मैंने पापड़ मैंने नहीं तोड़ा, हवा ने तोड़ा। तो कहती है लेकिन आपको पकड़ना ढंग से चाहिए था। मैंने कहा ये पापड़ नहीं है, अडानी है। अच्छा। इसकी हालत भी, अडानी की हालत भी इसी पापड़ की तरह है। देश पूरा लगता है बड़ा है, बड़ा दमदार है, बड़ा फैल रहा है, इतना सा होता है, तेल में डालोगे, गर्म करोगे, इतना बड़ा फैल के हो जाएगा। लेकिन बाद में जैसे आप हाथ लगाओगे टूट जाएगा। तो अडानी के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि अभी एक फिच कंपनी है, रेटिंग कंपनी। दुनिया में बहुत सारी रेटिंग कंपनी है, क्रिसल है, अर्नेस्ट एंड पुअर है, और फिच है। तो फिच की एक साइट है जिसको बोलते हैं क्रेडिट साइट। वो कंपनियों के बारे में, बड़ी कंपनियां जो दुनिया की होती हैं उनके बारे में आंतरिक रूप से इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं। और उसमें उन्होंने जब ऑडिटिंग की तो उन्हें बड़े धमाकेदार, बड़े ऐसी बातें पता चली जिससे उन्हें पता चला कि अडानी ग्रुप जो है इसकी एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। उन्होंने 3 बात कही कि एक तो बड़ा ऑफेंसिव होकर काम करते हैं, कि जहां अडानी आएगा, जैसे जंगल में शेर आता है ना, शेर ने धाड़ लगाई, सारे लोग गायब। तो अडानी ने धाड़ लगाई, पता लगा सारे लोग गायब। सारे डैम के ठेके किसको मिलेंगे? अडानी को। सारी सड़कें बनाने का ठेका किसको मिलेगा? अडानी को। सारे हवाई जहाज बनाने का ठेका किसको मिलेगा? अडानी को। सारे हवाई अड्डे किसको मिलेंगे? अडानी को। सारे जो है सीमेंट के कारखाने आज के दिन किसके हैं? होल्ड सिम कंपनी को इसने अधिग्रहण कर लिया सीजर कोड देके। तो हिंदुस्तान के सारे सीमेंट के कारखाने किसके मिल गए? अडानी को। सारे कोल की जो माइने हैं वो किसकी हैं? अडानी की। सारे पोर्ट किसके हैं? अडानी के। एक दिन लगेगा हिंदुस्तान का नाम जो है अडानिस्तान हो जाएगा, या भारत सरकार एक दिन कहेंगे हम लोग कि भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय मिस्टर अडानी। तो देश का हाल ऐसा हो गया है। लेकिन देश और सरकार में फर्क होता है। सरकार एक ऐसी है जो यूनिवर्सल एंटिटी होती है, उसके बाद एक सॉवरेन पावर होती है, उसके बाद फौज होती है, वो मिंट करती है, पैसा छापती है। लेकिन किसी भी आदमी को अगर आप जरूरत से ज्यादा ताकत दे देंगे तो वो देश के लिए भी खतरा बन जाता है, सरकार के लिए भी खतरा बन जाता है, और अंततः आदमी जो होता है, आदमी की कंपनी जरूर डूबती है। दुनिया में आप देखिए, जनरल मोटर्स एक समय में बड़ी कंपनी थी, फोर्ड बड़ी कंपनी थी, जी बड़ी कंपनी थी,
धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ गायब हो गई। हिंदुस्तान में एक समय में जो लोग शेयर बाजार में करते हैं, जैसे आपने शेयर बाजार की बात की, बॉम्बे डाइंग का शेयर सबसे महत्वपूर्ण होता था। और सालों लगता था बॉम्बे डाइंग का 1 रुपया बढ़ा, आधा पैसा बढ़ा, चवन्नी बढ़ा, सारा पूरा शेयर बाजार बॉम्बे डाइंग पे था। आज कहाँ बॉम्बे डाइंग का मार्केट कैप 0 है। तो आप समझिए आदमी और सरकार में फर्क है। सरकार का विकल्प आदमी नहीं हो सकता, एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। अब जो फिच है उसने कहा है कि इसका मार्केट एक्सपोजर जो बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा है हिंदुस्तान की सरकार के बैंकों ने 2,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज अडानी को दिया हुआ है। 2,03,000 करोड़ का। और उसमें आप समझिए कि 2,03,000 में उसकी अगर जो लिक्विडिटी है, कैश लिक्विडिटी, वो निकाल दी जाए तो 1,73,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है अडानी के पास है। और अगर बैंक कहे कि हमारे पैसे वापस कर, तो 20,000 करोड़ रुपए वापस कर सकता है ये। 1,73,000 करोड़ रुपए वापस नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो गया। तो इसलिए अडानी की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर जो है कैश का जो दबाव है, कर्ज का दबाव है, ज्यादा है। और कर्ज के दबाव के लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे एक दोस्त थे, वो खारी बावड़ी में लाला थे, तो उनका बड़ा रुतबा था। लाला जी बहुत सारे काम करते थे, सामाजिक काम। तो लाला जी को जैसे होता है कि कई बार शादी वादी की बच्चों की, तो ज्यादा खर्च हो गया, कर्ज लेना पड़ा। अब कर्ज लेना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद जो है वो पैसा खत्म हो गया। जब कर्ज का चुकाना का टाइम आया 6 महीने बाद, तो पैसे नहीं थे। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया, लाला जी एक बड़ी पार्टी करो। लाला जी ने एक बड़ी धुआंधार पार्टी की, सबको बुलाया। सबने देखा भाई लाला ने तो बहुत अच्छी पार्टी की है। तो जो लोग कर्ज देने वाले थे बाजार में, उन्होंने कहा लाला की हालत ठीक है। तो लाला पे पहले 2 लाख कर्ज था, उसे 5 लाख कर्ज उठा लिया। जब 5 लाख कर्ज देने की बात आई तो लाला ने एक बड़ा जुलूस निकाल दिया। तो उसके बाद उसने 10 लाख का कर्ज ले लिया। 10 लाख का कर्ज जब चुकाने की बात आई तो उसने 20 लाख का कर्ज ले लिया। 20 लाख के बाद जो है ये हुआ कि भाई अब इससे ज्यादा कर्ज नहीं मिल सकता बाजार में, क्योंकि 20 लाख बहुत है। फिर धीरे धीरे लोग कारिंदे भी बताए थे कि लाला की हालत बड़ी नाजुक है, लाला डूबने वाला है। तो एक दिन लाला जी का कहे होगा दिवाला निकल गया। तो ये अडानी की जो पॉलिसी है उसी लाला वाली है कि कर्ज लो, शराब पियो और ऐश करो। जैसे हमारे यहाँ चारवाक दर्शन है, पहले वाले का कर्ज दे दो और बाकी बच्चे खा पी जाओ, बाकी खा जाओ। हाँ। तो चारवाक दर्शन है, उसमें है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि ऋण लो, घी पियो, जब तक जीना सुख से जियो, मरने के बाद कौन लाश ले से कर्जा वसूलेगा। तो अडानी का दर्शन ये है। और ये अडानी के दर्शन को भारत सरकार ने पूरी तरह से मान्यता दी हुई है। अगर आप देखेंगे 8 साल में अगर किसी आदमी का सबसे ज्यादा कर्ज बैंकों ने राइट ऑफ किया है, बैंकों ने माफ किया है, तो वो अडानी और अंबानी का है। अडानी को भारत सरकार ने 83,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी है। ये उद्देश्य में है, जहां पर एक किसान जो था महाराष्ट्र में, जिसको 28 पैसे का कर्ज वापस बैंक को चुकाना था, उसकी कुर्की निकाल दी थी बैंक ने। तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई तुम ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो, 28 पैसे के लिए किसान की कुर्की निकाल रहे हो। तो एक देश में जहां एक गरीब किसान का 28 पैसे के लिए दिवाला बैंक निकाल सकता है और उसके लिए कोर्ट को कहना पड़ता है, तो वहां एक इंडस्ट्रीज के पास 1,73,000 करोड़ रुपए यानी 2,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे दे दिया। तो इस देश में एक सीमा होनी चाहिए कर्ज की। ये देश की आज की जरूरत है कि ये तय किया जाए कि किसी भी इंडस्ट्रीज को 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर कर्ज कोई बैंक देता है तो उसकी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए कि ये इस कर्ज का इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा। ये सीवीसी किस लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, ये संविधान किस लिए है, ये सारी निगरानी संस्थाएं किस लिए है। एक आदमी ने 2,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया और वो कर्ज लिए जा रहे हैं और आप माफ किए जा रहे हो, देता है नहीं वो, और कहते हो जी ये बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी। और देश की जनता पे इतना बोझ है कि वो पेट्रोल खरीदने जाए, खाना खरीदने जाए, वहां बिल्कुल एक तरह से जो आम आदमी की बड़ी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। खाना पीना जैसी चीजें भी, वो 2 टाइम का खाना भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि फिच नाम की कंपनी ने जो सारी इसकी पोल खोल दी। हाँ। तो अब ये एक इशू बन गया। इशू बन गया तो जैसे ही लोगों को पता लगा, कल बाजार में उसके शेयर गिर गए। 94,000 करोड़ रुपए के शेयर, उसका मार्केट कैप कम हो गया। तो जैसे लोगों को पता चलेगा, जैसे ही बहुत सारी इंस्टीट्यूशन आएंगी, जैसे ही अगर किसी कंपनी, ये जो कंपनियां होती हैं, ये शेल कंपनियां होती हैं, हिंदुस्तान में संविधान में और कानून में ये चेंज किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 20 से ज्यादा कंपनियों को मालिकाना हक नहीं रख सकता। तो इसलिए अडानी की 6 बड़ी कंपनियां हैं। अडानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद ये छोटी छोटी कंपनियां। लेकिन इन कंपनियों में अगर एक कंपनी भी डिफॉल्ट होगी तो आप ये मान लिए बाय डिफॉल्ट, मैं डिफॉल्ट शब्द का 2 बार इस्तेमाल कर रहा हूं, एक कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो बाय डिफॉल्ट अडानी का पूरा दिवाला निकल जाएगा और ये सारी की सारी इमारत जो है रेत के महल की तरह ढह जाएगी, क्योंकि इसके नीचे कोई कंक्रीट नहीं है, कोई यानी लोहे की कोई इस्पात की कोई चीजें नहीं लगी हुई। एकदम एक बहुत बड़ा जो है एक कमोफ्लॉज है,
स्मोक स्क्रीन है। लेकिन अगर वो गिरेगी तो जो कुछ रेलवे, हवाई जहाज, एयरपोर्ट सब कुछ अडानी को दिया सब बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा? वो वापस मिलेगा सरकार को। वो तो बाद में मिलेंगे, पहले तो वो एनसीएलटी वाले कहेंगे इस पर रोक लगाओ, इनको बेचो, 3 साल सारी कंपनियां ठप कर दो, सारे कर्मचारियों को कहोगे तुम्हें कोई काम नहीं करना, घर जाओ, कंपनी तो काम नहीं कर रही। आप समझिए हमारे यहाँ जो कंपनी का जो मंत्रालय है, मंत्रालय है ना हमारे यहाँ, तो कंपनी अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है कि किसी भी संस्थान में देखती है कि यहाँ कुछ कमी है तो कहेंगे इसका सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, इसका काम है, इसको बंद कर दो, इसके कर्मचारी भूखे मरे, हमें कोई मतलब नहीं। अभी कंपनी लॉ बोर्ड के खिलाफ जो है एक फैसला, एमसीए के खिलाफ एक फैसला सरकार यानी अदालत ने दिया है कि भाई तुम जो है कंपनी को क्यों मारना चाहते हो, कंपनी अगर बढ़ जाएगी तो उसके एम्प्लॉइज का क्या होगा। और उन्होंने जो है ये जो कंपनी अफेयर वाले हैं इनको बड़ी डांट लगाई। आगे अभी वो अगर मैं आपको वो पूरा का पूरा जजमेंट दूं तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में जितनी भी ये मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर है ये नालायकों द्वारा, धूर्तों द्वारा, ऐसे लोगों द्वारा चलाई जा रही है जो सिर्फ अडानी के गुलाम है। अडानी और अंबानी की कंपनी चलती रहे, बाकी ये चाहते हैं हर कंपनी पे बड़ा अलीगढ़ का ताला लग जाए। तो ये इस तरह से तो एक हर तरफ से घेर करके, हर तरफ से साजिश करके, हर तरफ से फैसिलिटेट करके उन्हीं लोगों को बड़ा किया जा रहा है। छोटे और मीडियम या दूसरी जो कंपनियां, ऐसे जी बड़ा नहीं किया जा रहा है। हाँ। ये गुब्बारे को फुलाया जा रहा है। हाँ। गुब्बारे को आप कितना ही फुला लो, अल्टीमेट क्या होगा, फट जाएगा, फटेगा, वो बिल्कुल फटेगा, बिल्कुल। तो ये अडानी गुब्बारा है, अंबानी गुब्बारा है, भारत सरकार को समझ नहीं है। भारत सरकार मूर्खों द्वारा संचालित हो रही है। मेरे को बड़ा दुख होता है। मुझे लगता है कि जितनी मेरी अकल बढ़ रही है, दिन बढ़ रहे हैं, मैं जितना सरकार के बारे में जानता हूं उतना मुझे अपने ऊपर पश्चाताप होता है कि 130 करोड़ लोग मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के लिए, मूर्खों की तरह चलाए जा रहे हैं और ये पूरा मूर्खिस्तान जो है भविष्य में अंधेरे में एक गड्ढे में जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। और ये देखिए कैमरे पर एक बात कही जा रही है और सोच समझ के कही जा रही है, एक वकील के जरिए कही जा रही है। तो ये समझने की जरूरत है, देश की जनता को ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमें चला कौन रहा है और क्या अगर ऐसा ही है तो इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। देश के लिए बर्बादी इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती जो इस हालत में देश चल रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूं पत्रकारिता की तरफ। आपको क्या लगता है कि रवीश कुमार जैसे लोग या दूसरे लोग जो बहरहाल अलग अलग तरीके से फिर भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मरते मरते अपनी एक कोशिश कर रहती है कि ठीक पत्रकारिता की जाए, तो आपको क्या लगता है अगर अडानी का एनडीटीवी पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा तो रवीश जैसे या दूसरे ऐसे पत्रकार, उनको और ज्यादा सख्ती और परेशानी और मुसीबत से गुजरना पड़ेगा? नहीं। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, अंधेरा जितना घना होगा, अमावस्या की रात होगी, आप एक लाइट जलाएंगे, सिगरेट भी जलाएंगे ना, तो दूर से उसकी चमक दिखाई देगी कि कुछ जल रहा है। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा एक दिए की ताकत बढ़ जाती है, कम नहीं होती। सूरज चले है, आप दिया दिखाओगे तो कहेंगे सूरज को दिया दिखा रहे हो, क्योंकि सूरज तो सबको दिख रहा है, दिया दिखेगा ही नहीं किसी को। लेकिन जितना घना अंधेरा होगा उतना एक दिए का महत्व बढ़ जाता है, वो रोशनी है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे विवेकानंद जी, जिनको आरएसएस वाले बड़ा पूछते हैं, नाटक करते हैं, वो कहते थे तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय कि हमें अंधकार से ज्योति की तरफ जाना है। असो मां सदगमय कि हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है। मृत्यु मां अमृतम गमय कि मृत्यु से हमें अमृत यानी जीवन की ओर जाना है। तो ये सिद्धांत जो है, रवीश कुमार हो या कोई भी हो, अंधेरा जितना घना होगा उतना जो है दिए के महत्व बढ़ेगा। और चिंगारी भी जो है पूरे देश को, पूरे भूसे को जला सकती है, ये समझ लीजिए। एक चिंगारी में ताकत नहीं होती, लेकिन जब वो दानावल बनती है तो आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में 1 साल लग गया सारी आग बुझाने में एक चिंगारी से। तो चिंगारियां हमेशा जिंदा रहेंगी, रवीश कुमार जिंदा रहेंगे, मैं कहूंगा रविंद्र कुमार जिंदा रहेंगे, काजमी साहब जिंदा रहेंगे, मीडिया स्टार जिंदा रहेगा और ये देश को चलाता रहे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। ये ज्यादा अंधेरा होगा तो रोशनी एक दिए की भी बहुत अहम है, ये बात आपने बहुत ही खास बताई और समझने में आने वाली बताई। और हमें उसी चिंगारी की, उसी दिए की, उस पर ही हमें भरोसा है कि देश फिर से एक तरह से वो जो आपने कहा ना, मूर्खों द्वारा, मूर्खों के लिए, मूर्खों की सरकार, हम फिर उम्मीद करेंगे कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार बने। बिल्कुल होगा, तो ये ऐसे हालात बने, हमारी यही कामना है, यही दुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।